वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में ज़्यादातर प्लेसों में, उन सभी प्लेसेस में जहाँ पर पोटैटो की क्रॉप लगाई जाती है, फसल लगाई जाती है या इसकी खेती की जाती है, उन सभी स्थानों पर मोस्टली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती ही होती है और ये फसल लास्ट स्टेज पर होती है। सो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक, तो आइए एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, जिस भी डिजीज के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक डिजीज के बारे में सबसे पहले आपको बता दें करना क्या होगा, इंट्रोडक्शन। उस डिजीज का इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी जो हेडिंग आपको डालनी है वो हो जाएगी सिम्टम, यानी कि उस डिजीज का क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उसे कैसे पहचानते हैं। ठीक, दो हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग हो जाएगी कॉजल ऑर्गेनिज्म। ओके, कॉजल ऑर्गेनिज्म के स्थान पे आप पैथोजन भी लिख सकते हैं, पैथोजन। ठीक, और लास्ट हेडिंग जो आपको डालना है वो हो जाएगा कंट्रोल, यानी उस डिजीज का कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे कंट्रोल करेंगे। समझ गए? तो हर एक डिजीज में आपको इतना प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज क्या होती है और कहाँ कहाँ पर सबसे पहले पाई गई। तो दिया गया है, इन इंडिया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज फर्स्ट introduced into Nilgiri Hills between 1870 and 1880। 1870 से 1880 के बीच में नीलगिरी हिल्स में सबसे पहले इसको देखा गया, इस डिजीज को जाना गया। अपने भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर मोस्टली जो आपके सामने ये लीफ दिख रही है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि ये पोटैटो की लीफ है जिसमें इस तरीके से बड़े बड़े से लार्जेस्ट स्पॉट हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये डिजीज की वजह से होता है, यानी जो पैथोजन है उसके कारण उसके तमाम जो फंगस और कोनिडिया हैं वो इस पर स्प्रेड हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं बहुत ढेर सारे मात्रा में। तो ये जो लीफ है वो इसी तरीके से खराब होने लगती है, बेकार होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज। ठीक, वेरी सुन इट स्प्रेड टू द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही जल्द ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वहाँ पर भी यही डिजीज देखी गई, जो कि हिमालय का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं सिम्टम। अब इसके लक्षण कैसे पता करते हैं? तो लक्षण पता करने के लिए आपको पहले पॉइंट की नज़र डालना पड़ेगा। क्या लिखा है? द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर हाइड्रोटिक एरियाज, यानी जो लेसन्स हैं वो काफ़ी मात्रा में, बड़े मात्रा में पूरी के पूरी जो लीफ पर वो फैलने लगते हैं। विद इनडेफिनिट मार्जिन एट द टिप्स आर वर ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफलेट। लीफलेट के बीचों बीच या लीफलेट के साइड बाय साइड भी ये पूरी तरीके से फैलने लगता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दिज लेसन्स। लेसन्स मीन्स जो डिजीज या पास्चुअल की बात कर रहा है। then become necrotic and turn brown to almost black। अब ब्राउन से पूरा पूरा completely ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है देखने में। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये ट्यूबर है, ट्यूबर में अगर होगा तो इस तरीके से अगर दिखता है तो आप ये बात समझ लेना कि ये जो डिजीज है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ही है। ठीक, और अगर लीफ में होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द एंटायर लीफ में बी किल्ड विद इन 2 days। जो लीफ होती है वो मोस्टली 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इफ मॉइस्ट वेदर प्रिविलेंट, यदि वेदर जो होगा मॉइस्चर कंडीशन में होगा तो ऐसा होगा, 2 दिन के अंदर ही वो लीफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, द इन्फेक्शन, यानी कि मेन प्लांट से वो टूट करके नीचे भी गिर सकती है।
ठीक, और उस पेड़ में भी रहते रहते, प्लांट में भी रहते रहते वो सूख सकती है। द इन्फेक्शन एडवांसेस स्लोली एंड द अफेक्टेड एरियाज कर्ल एंड श्रिवेल इन ड्राई कंडीशंस। जो इन्फेक्शन है वो स्लोली होता रहता है, धीरे धीरे, और पूरा का पूरा जो एरिया है लीफ का वो कर्ल भी किया जा सकता है इस डिजीज के होने के बाद। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और नोट्स जितना जल्दी हो सके अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि जल्द ही आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये वीडियो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया है, तो थंबनेल में लिखा हुआ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, और इसके साथ साथ एमएससी फाइनल एंड बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सब के सिलेबस में प्लांट पैथोलॉजी के पोर्शंस में ये डिजीज दिया गया है। ठीक है, तो उसी बेसिस में मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सभी लोग इसको देख सकें। तो आप देखिए, और पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो हमारा है कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही वीडियोज हम बैक टू बैक डिजीजेस के बनाते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके अंतर्गत है द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीफ ब्लाइट पोटैटो। उस फंगस का नाम है, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि पैथोजन का नाम लिखना है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो कोई भी आप डिजीज की लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस हेडिंग के अंतर्गत उसका नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, पैथोजन बताना है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस। इस फंगस को ग्रोथ करने के लिए, इसके माइसीलियम, इसके कोनिडिया, सभी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, लगभग जो टेम्परेचर है वो 16 से 18 अंश सेल्सियस का होना चाहिए। ओके, आगे पॉइंट में है, अब ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये सब कोनिडिया इसी तरीके से कोनिडियोफोर में लगे होते हैं। ये कोनिडियोफोर है, ठीक है, और जिस पे कोनिडिया लगते हैं उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक, और ये कोनिडिया इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता है, नए फिलामेंट्स जो इसके हाइफी हैं उसका फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, स्पोरुलेशन अकर्स एट द टेम्परेचर, यानी स्पोरुलेशन की बात कर रहा है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक, टेम्परेचर 9 to 26 अंश सेल्सियस नियर अबाउट जो टेम्परेचर है इतना हो जाएगा तब स्पोरुलेशन की प्रोसेस होती है। बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द देयर प्रोडक्शन इज 21 अंश सेल्सियस। ठीक, लगभग जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसकी बात कर रहा है तो 21 अंश सेल्सियस का होना चाहिए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इज ए हेट्रोथैलिक फंगस। ये एक प्रकार का हेट्रोथैलिस फंगस होता है। हेट्रोथैलिस फंगस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, बॉर्न, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो बॉर्न करेंगे, यानी बनेंगे टू डिफरेंट थैलस और हाइफी, यानी टू डिफरेंट हाइफी से, जैसे एक हाइफी ये हो गया और दूसरा हाइफी ये हो गया, टू डिफरेंट हाइफी पर से एक से मेल बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, और दूसरे पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है, और दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोथैलिस फंगस। ठीक, तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये जो डायग्रामेटिक है, इन्फेक्टेड पार्ट है लीफ के, इस तरीके से दिखाई देंगे। ओके, बड़े बड़े से ब्लैक कलर के जो स्पॉट होंगे ब्राउनिश कलर के वो होंगे, लेकिन जो ट्यूबर होगा वो इस तरीके से ब्लैकिश कलर का, ये जो दिख रहा है आपको लेसन्स पूरे इन्फेक्टेड ट्यूबर का है। और उसके बाद जब आप फंगस का पार्ट देखते हैं, इसका सेक्शन कट करके देखते हैं, या फिर ट्यूबर का सेक्शन कट करके देखते हैं, या फिर जिस पार्ट पर वो पाया जा रहा है फंगस उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्केच करके उसको आप स्लाइड पर रख के देखते हैं, तो आपको
कुछ इस तरीके से कोनिडिया दिखते हैं। कोनिडिया के ऊपर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट कोनिडिया कोनिडियो 4 दिखता है। कोनिडियो 4 पर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट कोनिडिया लगे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप स्पोरेंजिया टर्म यूज करते हैं तो स्पोरेंजियोफोर्स, कोनिडिया टर्म यूज करते हैं तो कोनिडियो 4 आप कहेंगे। ठीक है, ये गार्ड सेल होगी। गार्ड सेल के थ्रू इनके माइसिलियम इन्फेक्टेड करते हैं और फैलते हैं, जिसे लार्जेस्ट रूप में आप इधर देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो ये डिजीज हो गई। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? लेड वेलाइटा पोटैटो पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? आइए एक एक पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं। सम फंगिसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन लीव्स। कुछ ऐसे फंगिसाइड होते हैं जिन्हें हम लीव्स पर स्प्रेड करके यानी लीफ पर छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। विच प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया लाइक बॉडेस मिक्सचर। ये केमिकल है बॉडेस मिक्सचर, इसको हम इस पर छिड़काव कर सकते हैं, इसको फंगिसाइड भी बोलते हैं। ब्लिटॉक्स 50, जीनेब, मैनेब, डाइथेन जेड, डाइथेन जेड 78, ये सब केमिकल्स के नाम हैं, फंगिसाइड हैं, जिनका छिड़काव करके फंगस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मोस्टली इस डिजीज को कंट्रोल करना है तो बॉडेस मिक्सचर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और ऐसा क्या हो सकता है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है? इन्फेक्टेड लीफ शुड बी डिस्ट्रॉयड। जिस लीफ पर यह डिजीज हुआ है उन लीफ को पहले ही हमें क्या करना चाहिए? कट करके निकाल देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंड नॉट अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विद ट्यूबर्स। और उस लीफ को वहाँ से वहीं पर काट के नहीं गिराना चाहिए, बल्कि अलग उसे मीन्स उससे उस प्लांट के पार्ट से बिल्कुल तरीके से अलग कर देना चाहिए, और ट्यूबर के कांटेक्ट में वो लीफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज ट्यूबर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, ट्यूबर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड शुड बी डिस्कार्डेड। अगला, ट्यूबर्स शुड बी स्टोर्ड इन कूल, ड्राई एंड वेल एरेटेड स्टोर। जो ट्यूबर होता है आलू, उसको हम स्टोर करते हैं किस कंडीशन में? कूलिंग कंडीशन में। ठीक है, लेकिन वो कूलिंग कंडीशन कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। ठीक, वेल एरेटेड होनी चाहिए, एयर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, जिससे कि ट्यूबर में ये डिजीज ना होने पाए, लेड वेलाइटा पोटैटो। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वेयर एवर पॉसिबल रेजिस्टेंट वेराइटीज शुड बी ग्रोन। अगर पॉसिबल हो सके तो रेजिस्टेंट वेराइटी ही क्या करना चाहिए? कल्टीवेट करना चाहिए, यूज करना चाहिए लगाने के लिए, ग्रो कराने के लिए। जिससे होता क्या है, अगर कोई वेराइटी रेजिस्टेंट है तो इस पर फंगस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या बैक्टीरियल का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस द्वारा होता है। तो ऐसी हमें वेराइटी लगानी चाहिए जिस पर इसका प्रभाव कम हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और अलग अलग किताबों से इसको चूज करके हमने बनाया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए। और जितना भी पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है उन सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 100% में से मैं आपको बता रहा हूँ 99% ये डिजीज आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है, चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो या बीएससी एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाएगा।